आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां भारतीय फौज ने सीमा पार से हो रही पाकिस्तानी सेना को फायरिंग का करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के एक मेजर समेत 3 लोग मारे गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की भी खबर आ रही है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 2 पोस्ट भी पूरी तरह तबाह हुई हैं। 2 दिन में भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 8 जवान मार गिराए हैं और दुश्मन की 12 चौकियों को ध्वस्त कर दिया है। तो पाकिस्तान पर भारतीय फौज लगातार एक्शन में दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ पवन, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, अभी क्या अपडेट? देखिए, फायरिंग अभी भी जारी है एलओसी के ऊपर। सीमा पार से जिस तरह से लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा था, उसकी जवाबी कार्रवाई भारत ने पिछले 24 घंटे में लगातार पाकिस्तान पर की है और उसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। जो अभी रिजल्ट सामने आए हैं कि 8 जवान उनके मारे गए हैं, कई जवान उनके घायल हुए हैं। लगभग 1 दर्जन चौकियों को तबाह कर दिया गया है। हाजीपीर इलाके में आज जबरदस्त फायरिंग पाकिस्तान ने की थी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है और वहां पर पाकिस्तानी सेना का एक मेजर रैंक का अधिकारी और 3 जवान उसके समेत जो हैं वो मारे गए हैं। तो कल 5 जवान मारे गए थे, तो कुल 8 जवान पाकिस्तान को खोने पड़े हैं। इस जो लगातार वो खुद सीज फायर का वायलेशन कर रहा था और कई जवान उनके घायल हुए और कई पोस्टें भी तबाह हुई हैं। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इससे पहले पाकिस्तान ने कल भी एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के 5 जवान मार गिराए थे। साथ ही 10 चौकियां तबाह हुई थी। पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से एलओसी पर लगातार गोलाबारी कर रहा है और इसी दौरान गुरुवार को मंजाकोट इलाके में भारतीय फौज का एक जवान शहीद हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पीओके के इलाके में पाकिस्तान सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले 2 दिन में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को समानी और नील इलाके में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, लगातार भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें बड़ा नुकसान होता दिख रहा है पाकिस्तान का। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था और उसको आज भारतीय सेना ने, अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन से जो कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद पाकिस्तानी सेना ले रही है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अपील की जा रही है कि भारतीय सेना शेलिंग बंद करे, फायरिंग बंद करे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था, हमारी फौज ने किसी भी रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया है। पिन पॉइंट फायरिंग की है और सीधी जो उनकी पोस्टें हैं, जहाँ उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनके ऊपर ही हमला हुआ है। कहीं भी कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करके आम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से आज उड़ी सेक्टर में फायरिंग की है, जिसमें एक महिला घायल हुई है। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के एक लॉन्चिंग पैड को भी तबाह किया है। दावा है कि निक्का पीर नाम के इस लॉन्चिंग पैड में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का जमावड़ा था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये लॉन्चिंग पैड तबाह किया गया, उस वक्त इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे। हालांकि यहाँ कुल कितने आतंकी रहे होंगे फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन निक्का पीर और लॉन्चिंग पैड की जो स्थिति लग रही है उससे यह अंदाज लगाया जा रहा है। जानकारी इस तरह की है सेना के पास कि यहाँ कई आतंकी मौजूद थे जिन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो आतंकियों के एक लॉन्चिंग पैड को पीओके में तबाह किया गया है। दावा यह है कि निक्का पीर नाम के इस लॉन्चिंग पैड में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का जमावड़ा था। और यह भी पता चल रहा है कि जिस वक्त ये लॉन्चिंग पैड तबाह हुआ, उस वक्त इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे। हालांकि यहां कुल कितने आतंकी थे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं सामने आ पाया है। हरियाणा के झज्जर से खबर, जहां झज्जर में कार में सवार 4 बदमाशों ने सरेआम एक लड़की को अगवा किया। लड़की के अपहरण की तस्वीर पास में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। तस्वीरों में साफ दिखा कि लड़की अपनी मां के साथ लौट रही थी, तभी पीछे से एक कार आई। पास पहुंचते ही बदमाशों ने कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया और चलती कार में ही लड़की को खींच लिया। इस दौरान बदमाशों ने लड़की की मां को धमकी भी दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े आज की ही तस्वीरें हैं, जहां लड़की का अपहरण किया गया है। कैसे एक टैक्सी नंबर कार आती है और अचानक से रुकती है। वहां 3 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें एक लड़की और 2 महिलाएं होती हैं। उनमें से एक लड़की की मां भी है। अचानक से गाड़ी से एक आदमी निकलता है और बीच से इस लड़की को खींचते हुए गाड़ी में
रख लेता है और तुरंत वहां तेजी से निकल जाते हैं। इस दौरान ये जो पूरा हादसा हुआ, इस दौरान इसकी मां को भी चोटें आई हैं और कहा जा रहा है कि आगे चलकर एक शख्स और था जो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो भी घायल हुआ है। घर वाले परेशान हैं। लगातार जो जानकारियां पुलिस से आ रही हैं ये कि मुमकिन है कि आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी अचानक आग की लपटों से जूझती दिखी। गाड़ी की बोनट पर आग की लपटें उठती देखकर ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दौरान वहां से दूसरी गाड़ियां भी आती जाती रही, लेकिन कुछ लोग वहां दो पहिया आग को देखकर रुक गए। तभी आसपास के लोगों ने ड्राइवर की मदद करते हुए आग बुझाने वाली मशीन से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग की वजह के बारे में जानकारी नहीं लग पाई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में आग लगी थी उस दौरान और फिर कैसे गाड़ी में लगी आग को बुझाने की कोशिशें हुई। समय रहते गाड़ी का ड्राइवर निकल गया। उसे जैसे ही लगा कि बोनट में कुछ आग सा महसूस हो रहा है, उसने तुरंत वहां से निकलना बेहतर समझा। आसपास कई गाड़ियां गुजर रही थी, उनमें से कुछ लोग निकले जिन्होंने मदद की इस ड्राइवर की और इस आग को बुझाया गया। उधर उज्जैन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज के ऑडियो को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां और बिना मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जब वहां पहुंची पुलिस, तो पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्था भी देखने को मिली, जिन्हें पुलिस पहले समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं सुनी तो उन्हें गाड़ी में उठाकर ले गए। असल में शिवराज सिंह चौहान के जिस वीडियो का कांग्रेस विरोध कर रही है वो 2 दिन पहले का वीडियो है जो वायरल हुआ था और उस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि कमलनाथ सरकार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर गिराया गया। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। गुजरात के अमरेली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये है कि बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें भी नाले बन गई हैं। सौराष्ट्र इलाके में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। ये बारिश इतनी तेज है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सड़क पर चलना मुश्किल है। अमरेली के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है और हालात इस तरह के बन गए हैं कि लोगों को घर से निकलना ही भारी लग रहा है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5 दिनों से बारिश के बाद क्या आलम है सड़कों का। नदी किस तरह से बनते हुए दिख रहे हैं नाले, और ये नाले इतने उफन रहे हैं कि इन्होंने सड़कों को अपनी जद में ले लिया है। सड़कों से गुजरना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम लग रहा है लोगों को और ये हालात बीते 5 दिनों से है और 5 दिनों से लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि कब जाकर ये बारिश थमे और इस पानी को निकालने की तैयारी की जाए। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टरों को 1 सप्ताह के भीतर वेतन देने के आदेश दिए हैं। कल भी दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टरों ने वेतन न मिलने से नाराज होकर प्रदर्शन किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी 19 जून तक डॉक्टरों को मार्च महीने का वेतन दे और 24 जून तक अप्रैल का वेतन दे। और इधर देश में फैली कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां कोरोना के बीच एक सरकारी स्कूल में बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में बच्चे बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए दिखे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब कोरोना काल में स्कूल के बच्चे वहां पहुंचे तो तस्वीरें जो कैद हुई कैमरे में वो वाकई डराती हैं। स्कूल टीचर इस दौरान भड़की हुई सी भी दिखी। कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हुए जब हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे तो अचानक से इस दौरान टीचर भड़क गई और कहने लगी कि आखिर आप ये तस्वीरें क्यों कैद कर रहे हैं कैमरे में। बच्चे आ गए तो उसमें हम क्या, बिना मास्क के सारे बच्चे हैं तो अब उसमें मैं क्या करूं सर। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं आप, तो मैं तो खुद अभी आ रही हूँ, आप फालतू ले रहे हैं। पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए।
इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? आप ऐसे करना तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं। सरकारी स्कूल में जब बच्चों को बुलाया गया, एक तो पहले ही कोरोना काल चल रहा है, सभी स्कूल और कॉलेज बंद है, ऐसे में इन बच्चों को बुलाया गया और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बच्चे दिखे भीड़ लगाए हुए खड़े हुए थे। एक भी बच्चे ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। और जब ये सब कुछ हो रहा था, इस दौरान एक टीचर दिखी। जब उनसे कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश की गई तो टीचर ही भड़क गई। उन्होंने कहा, मैं अभी भी आई हूं और मैं कैसे बता दूं कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की है या मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर सीजफायर तोड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में पंजाब के गुरदासपुर का एक जवान शहीद हुआ है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान इलाके में मातम छा गया। शहीद गुरचरण सिंह को अंतिम विदाई के साथ श्रद्धांजलि दी गई और सलामी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार की क्रिया में उनके 6 महीने के बेटे को भी शामिल किया गया। शहीद गुरचरण सिंह अपने पीछे एक 1.5 साल की बेटी और 6 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल रही। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल के विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन खरीद फरोख्त पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टल गया। 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। पिछले दिन से मैं कई दिनों से देख रहा हूँ जैसे बिल्कुल दिमागी तौर पे कोई व्यक्ति असंतुलित हो जाए और मन में आए जो बोले, न समय देखे न परिस्थिति देखे, एक बौखलाहट, एक निराशा, एक हताशा उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आती है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रसंग राज्यसभा चुनाव का बेशक होगा, लेकिन मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन राजस्थान की जनता इसको विस्मृत नहीं कर दे, इसके लिए आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। आपको सबको ध्यान है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 2 सीटें कम। सतीश पुनिया बीजेपी के अध्यक्ष को सुन रहे थे, जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है राजस्थान में, उस पर वो सफाई दे रहे थे कि न जाने क्यों इस तरह के दोष राजस्थान सरकार बीजेपी पर लगा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में रात के वक्त मकान मालिक और किराएदार के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच लड़ाई में मकान मालिक और किराएदार दोनों के परिवार के लोग किराए से जुड़े विवाद में आपस में भिड़ गए, जिसमें एक महिला एक लड़के के कॉलर को पकड़कर उसे खींचती दिखी, जबकि कुछ लोग एक लड़के और एक आदमी को थप्पड़ मारते नजर आए। इस बीच कुछ महिलाएं चीख चीख कर लगातार वहां पर हंगामा कर रही थीं। काफी देर तक यही सब चलता रहा।
देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,97,535 हो चुकी है। वहीं अब तक 1,47,195 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि अब तक 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,41,842 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के 10,956 नए मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 97,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 38,000 को पार कर गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 34,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 22,000 के आंकड़े को पार कर गई है। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,838 है। कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर पूरे दुनिया में दिख रहा है। दुनिया में 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 20,23,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 8,02,000 के पार है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,01,000 के पार हो गई है। भारत अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पर आ गया है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 2,97,535 हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन पांचवें नंबर पर हो गया है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,92,000 से भी ज्यादा है। इधर बिहार के सीतामढ़ी में बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में 4 भारतीयों को गोली लगी है, जिनमें एक की मौत हुई है। ये घटना सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर इलाके के जानकी नगर गांव की है। भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर विवाद के बीच नेपाली संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत भारत के कई सीमावर्ती हिस्सों को नेपाल का बताया गया। दोनों देशों के बीच फिलहाल नक्शे को लेकर तनातनी चल रही है, लेकिन नेपाल पुलिस की ये अंधाधुंध फायरिंग को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। हालांकि दोनों तरफ से जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेपाल एपीएफ का कहना है कि शायद वो लोग एग्रेसिव हुए जो ग्रामीण थे, और नेपाल और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल एपीएफ एग्रेसिव हुआ। तो ये दोनों वर्सन है जो अनुसंधान का विषय है। उसमें नेपाल एपीएफ के लोगों के द्वारा 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 10 राउंड तो उन्होंने खुद, उनका कहना है कि हवा में फायर की और स्थिति नहीं संभली, तो उन्होंने 5 राउंड फिर फायर किया जो सामने निश्चित तौर पे एम्ड था। तो उसमें 4 लोगों को इंजरी हुई, एक को बुलेट की इंजरी नहीं है, लागन यादव। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में ग्रेफाइट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर हंगामा किया है। यह हंगामा 2 मजदूर संगठनों के बीच आपसी मतभेद को लेकर हुआ। दोनों ही संगठन टीएमसी से जुड़े थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से जुड़े मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। बड़ी संख्या में मजदूर कंपनियों के गेट पर पहुंचे और गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लगातार यह हंगामा बढ़ता रहा। मजदूर काफी देर तक हंगामा करते रहे, जबकि कुछ मजदूर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि एक मजदूर संगठन ने दूसरे मजदूर संगठन पर बाहर से मजदूरों को लाकर काम करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद यह हंगामा बढ़ गया। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। खुले मैदान में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को देखते ही देखते आग की लपटों ने घेर लिया। धू-धू कर जलते हेलीकॉप्टर से चारों तरफ धुएं का गुबार छाने लगा। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है और ना ही इसकी वजह पता चल पाई है।
बिहार के कटिहार में जमीन के विवाद में दो पक्षों में बहुत जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान कई लोगों के हाथ में बड़ी लाठियां नजर आई। दो लोग पहले आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को पीटने लगे, जिसके बाद हंगामा और बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच लाठियों से भी मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। दो तस्वीरें आपको लगातार ये देखने के लिए और समझने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बिहार के कटिहार में ये मामला तनावपूर्ण हो गया और ज़मीन विवाद का ये पूरा वजह बताया जा रहा है हंगामे का कि एक गुट दूसरे गुट से पहले शुरुआत में दो लोगों की हाथापाई शुरू हुई और देखते ही देखते ये पूरा हो हंगामा बहुत बड़ा होता चला गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी के जौनपुर में दो गांवों के बीच जमकर पथराव हुआ है। आरोप है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव की महिलाओं पर फप्तियां कसते थे, जिसको लेकर दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गांवों के बीच नदी है, ऐसे में गांव वाले नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पर विवाद हुआ महिलाओं पर फब्तियां कसने का, जो कि एक गांव के लोगों के द्वारा दूसरे गांव के लोगों पर लगाया गया। यूपी के आगरा में रात के वक्त मकान मालिक और किराएदार के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ है। इस बीच लड़ाई में मकान मालिक और किराएदार दोनों के परिवारों के लोग किराए से जुड़े विवाद में आपस में भिड़ गए, जिनमें एक महिला एक लड़के के कॉलर को पकड़कर उसे खींचती दिखी, जबकि कुछ लोग एक लड़के और एक आदमी को थप्पड़ मारते नजर आए। इस बीच कुछ महिलाएं चीख पुकार मचाने लगी। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा।